दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विनेश फार्मेसी में डीसी में। आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज पार्ट 4। सब्जेक्ट है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हम देखेंगे क्वेश्चंस और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चंस के साथ आपकी थ्योरी की भी तैयारी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको जानकारी मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लिशमेनिया इज। लिशमेनिया एक बीमारी है किसकी वजह से होती है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एल डोनोवेनाई, टी सोलियम, ई हिस्टोलिटिका एंड टी गोंजाई। कौन सा है? तो पहले हम देखेंगे लिशमेनिया के बारे में कि लिशमेनिया एक्चुअली है क्या। तो लिशमेनिया का एक और नाम है, इसे काला अजहर के नाम से भी जानते हैं। तो लिशमेनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज काला अजहर। एक और खासियत है इसकी कि इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाइज, और सैंड फ्लाई का नाम है फ्लोबोटोमस। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब कोई ना कोई तो चीज इसके अंदर है जो इंसानों तक लेकर आती है, जैसे कीड़े मकोड़े होंगे या कीट पतंगे होंगे। कुछ और जानते हैं लिशमेनिया के बारे में, तो कुछ इस तरह की हो जाती है बॉडी जब लिशमेनिया का अटैक हो जाता है। ये देखो आप, स्किन के पार्ट हैं, इस स्किन के पार्ट के अंदर जैसे फफोले हो जाते हैं उस तरीके से इन्हें कहते हैं सोर्स। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब एक्चुअल में क्या है कि लिशमेनिया इट इफेक्ट्स द स्किन। अगर वो क्यूटेनियस लिशमेनिया है तो स्किन पर इफेक्ट आएगा और उसका इफेक्ट होगा म्यूकस मेम्ब्रेन पर। स्किन सोर्स जो आपको बताएगा, ये वाले स्किन सोर्स यूजुअली स्टार्ट एट द साइट ऑफ सैंड फ्लाई बाइट। जो सैंड फ्लाई है फ्लेबोटोमस जहां पर काटेगी वहां पर सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन ए फ्यू पीपल सोर्स में डेवलप ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यहाँ पर ऐसे चकते होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिस्टमिक और विसरल लिशमेनिया अफेक्ट द एंटायर बॉडी। अगर कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी के अंदर भी चला जाएगा और उस लिशमेनिया को बोलेंगे सिस्टमिक लिशमेनिया। तो ऐसा नहीं कि स्किन तक ही रहेगा, ये अंदर तक भी जा सकता है। तो ये तो कहानी थी किसकी, लिशमेनिया, जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो नाम ही क्या है, लिशमेनिया एल। तो देखो इसमें स्टार्ट एल यहीं से हो रहा है, तो एल डोनोवेनाई, तो लिशमेनिया डोनोवेनाई इसका आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होता है ए। तो ये रहा आपके सामने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी स्टडी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात आए ना, तो ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। और बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम इंसानों को खड़ा रखेंगे तो ऐसा देखेंगे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब डेमो कर रहे हैं। डेमो का मतलब क्या होता है? दिखाना, प्रदर्शन करना। तो डेमो से क्या बना? डेमोग्राफी। तो यही इसका आंसर है क्या? डेमोग्राफी। लेकिन ये है क्या? तो पूरी डेफिनेशन हम देखेंगे, जिस पर और भी क्वेश्चन बनता है कि डेमोग्राफी क्यों यूजफुल है या होता क्या है। तो डेमोग्राफी इज अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सांख्यिकी पढ़ाई होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, स्पेशली विद रेफरेंस टू साइज एंड डेंसिटी, की कितनी साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि कितनी जन्म हुए हैं, कितनी शादियां हुई हैं, कितने डेथ हुई हैं, ये सब चीज स्टडी की जाती है डेमोग्राफी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। तो आंसर बनता है आपका बी, ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके अनुसार आंसर बनता है बी। तो ये लीजिए आपका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन अ डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? 2 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस। तो पहले हम देखें तो सही डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। यह है आपके सामने डेमोग्राफिक साइकिल, और ये इसकी अलग अलग स्टेज। ये किसके बीच में होती है? टाइम के बीच में और बर्थ
डिवाइडेड बाय डेथ पर 1000, 1000 में से कितने जन्म रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है, उसके अनुसार हम प्लॉट करते हैं टाइम के अगेंस्ट में, तो हमें ग्राफ मिलता है डेमोग्राफिक साइकिल का। इसमें आप देख सकते हैं ये पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, तो टोटल कितने स्टेज हो गई, 5 स्टेजेस। इसके अलावा इसमें 3 तरह के हम देख सकते हैं जो आपके लाइन से ग्राफ हैं। ये दिखा रही है बर्थ रेट, तो समय के साथ क्या है, बर्थ रेट डाउन हो रही है। ऐसे ही डेथ रेट भी समय के साथ डाउन हो रही है। और ये वाला जो है टोटल पॉपुलेशन दिखा रहा है, तो किसी भी समय, एक निश्चित समय आप जब इसको ऊपर करोगे इस तरीके से, तो ये आपकी टोटल पॉपुलेशन बताएगी। तो ये वाला है टोटल पॉपुलेशन। तो ये कहानी है डेमोग्राफिक साइकिल की। हम देख सकते हैं टोटल देयर आर 5 स्टेजेस, तो आपका आंसर रहेगा डी। सो हियर इज योर आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डेमोग्राफिक साइकिल की पहली स्टेज की क्या खासियत है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, या ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए हम देखेंगे डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम डेमोग्राफिक साइकिल का, जो बना हुआ है टाइम के बीच में और कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हैं पर 1000। दीज आर द 5 स्टेजेस 1 2 3 4 5। हम देखेंगे पहले डिफरेंट स्टेजेस और उनकी खासियत। सो हियर इज द स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 इज कॉल्ड एज हाई स्टेशनरी, मतलब ये स्टेशनरी ही रहेगी। कैरेक्टराइज बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इसमें डेथ रेट भी ज्यादा होगी और बर्थ रेट भी ज्यादा होगी, विच कैंसिल ईच अदर, जो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। एंड द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, और आपकी पॉपुलेशन एक समान रहेगी। देखिए ये वाली जो लाइन है ये डेथ रेट, और ये वाला जो है ये है बर्थ रेट। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, और अगर ये वाला जो ग्राफ है ये टोटल पॉपुलेशन का है, तो ये वाली दोनों तो बराबर हैं और टोटल पॉपुलेशन भी बराबर है, मतलब स्टेशनरी है। ये दोनों हाई हैं। अगर यहाँ से हम वैल्यू कंपेयर करें तो दोनों हाई हैं और पॉपुलेशन स्टेशनरी है। ये है पहली स्टेज। सेकंड स्टेज की बात करते हैं। इसे बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, मतलब शुरू में जो बढ़ रही है वो वाली। डेथ रेट्स बिगिन टू डिक्लाइन, ये जो डेथ रेट है ये धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। वाइल द बर्थ रेट रिमेन अनचेंज, जबकि बर्थ रेट बिल्कुल वैसी की वैसी है। एज द बर्थ रेट रिमेन्स हाई द पॉपुलेशन स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली, और यहाँ पर देखो पॉपुलेशन एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक, यहाँ पर इधर से और इसके बीच में देखें तो पॉपुलेशन एकदम से, ये ग्राफ यहाँ ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। इसे बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग। डेथ रेट डिक्लाइंस स्टिल फर्दर एंड बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल। यहाँ पर आप देखोगे कि डेथ रेट और फिर और कम होती जा रही है, लेकिन बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल, लेकिन बर्थ रेट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। यहां तक इधर से हम देखेंगे ये नीचे आ रही है लेकिन ये बढ़ रही है। बट पॉपुलेशन टेंड्स टू ग्रो एट बर्थ रेट सुपरसीड्स द डेथ रेट, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट के कंपैरिजन में। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिसलरेट्स, उसके बाद भी क्या है, लेकिन ये बढ़ रही है टोटल पॉपुलेशन। चौथी स्टेज की बात कर रहे हैं। इट इज लो स्टेशनरी, स्टेशनरी तो है लेकिन कम स्टेशनरी। कैरेक्टराइज बाय लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, दोनों लो हो जाएंगी इसके अंदर। विद द रिजल्ट दैट पॉपुलेशन बिकम स्टेशनरी, और पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। तो आप देख सकते हो ये भी लो है, ये भी लो है, और पॉपुलेशन तकरीबन एक जैसी हो गई, मतलब स्टेशनरी हो गई। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैव गॉन थ्रू अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो जितनी भी जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, औद्योगिक कंट्रीज हैं, औद्योगिक देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो इसके थ्रू गुजर चुके हैं और अब उसके अंदर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट ही ऑब्जर्व की जा रही है। नेक्स्ट है ये वाली स्टेज, पांचवी स्टेज। पांचवी स्टेज में क्या है, डिक्लाइनिंग, हर चीज नीचे आ रही है। पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन बट बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। पॉपुलेशन ये देखिए आप नीचे आना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन कम हो रही है, बर्थ रेट लो है डेथ रेट से। तो ये सारी स्टेजेस हैं, इन सब पर अलग क्वेश्चन बनता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। अपना क्वेश्चन था हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। और क्वेश्चन है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
जो डेमोग्राफिक साइकिल की चौथी स्टेज है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए पहले हम देखेंगे डेमोग्राफिक साइकिल होती क्या है, देन ओनली वी कैन आंसर। सो हियर इज द डेमोग्राफिक साइकिल। हमारे पास ऑप्शन है लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट कहाँ है? यहाँ पर है। और साथ में क्या है? पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। तो दिस इज द टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तकरीबन यहाँ पर स्टेशनरी है। तो क्या पता लग रहा है ये किस स्टेज में है? चौथे के अंदर है। तो आंसर है आपका, मतलब ये तीनों ऑप्शन है किसके अंदर? चौथे के अंदर। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव, तो डी। तो हियर डी इज द आंसर। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार। तो it is called low stationary phase characterized by low birth rate and low death rate with the result that the population becomes stationary. Most industrialized countries have gone through a demographic transition from high birth rate and high death rate to low birth and low death rate. ज़्यादातर जो औद्योगिक देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो इस स्टेज से इस स्टेज पर आ चुके हैं, वो देख चुके हैं। तो ये कौन सी है? डी। तो डी आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are factors affecting fertility? फर्टिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं? एज ऑफ मैरिज, एजुकेशन स्टेटस, फैमिली प्लानिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो फर्टिलिटी होती क्या है? एक सेंटेंस में बोलें तो बच्चा पैदा करने की क्षमता या बच्चा पैदा हो रहा है जो माँ द्वारा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। तो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एज ऑफ मैरिज, किस उम्र में शादी हुई है, एजुकेशन स्टेटस, कितनी पढ़ी लिखी है, फैमिली प्लानिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप आंसर दे सकते हो कि इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करती है, तीनों पर। तो आंसर होगा आपका डी। लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो इन तीन की जगह पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? ये वाले फैक्टर भी आपको याद रखने हैं। आंसर तो डी हो गया। दीज आर जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, हो सकता है कि ऊपर से ही प्रॉब्लम हो अनुवांशिकता कारण। हार्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो डिपेंड करता है फर्टिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग फर्टिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी या डेमोग्राफी साइकिल इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग स्टेज? डिक्लाइनिंग स्टेज किसे बोलते हैं? सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज या फिफ्थ स्टेज? पहले हम देखेंगे डेमोग्राफी साइकिल कैसी होती है। दीज आर द स्टेजेस। हमारे पास क्या है? डिक्लाइनिंग स्टेज, मतलब जहां पर पॉपुलेशन गिर रही है नीचे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 स्टेज में हम देखेंगे तो ये वाली ये स्टेज ऐसी होती है वेयर वी कैन ऑब्जर्व क्या, कि बर्थ रेट बिल्कुल नीचे है और जो आपकी डेथ रेट है वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे है। तो डिक्लाइन करने का मतलब क्या होता है? कम होना। तो 5 स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 स्टेज। इट इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग स्टेज। पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन, पॉपुलेशन नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। बर्थ रेट नीचे है किसके कंपैरिजन में? डेथ रेट के। तो इसके अनुसार आंसर होगा इसका आपका डी। हियर इज द आंसर डी। व्हाट इज फर्टिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? स्वास्थ्य के माध्यम से बात करें तो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1, कैपेसिटी टू रन फास्ट, तेज भागने की कैपेसिटी। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन, बच्चा पैदा करने की क्षमता। कैपेसिटी ऑफ मदर टू फीड द न्यूबॉर्न, नए बच्चे को, जो बच्चा नवजात शिशु है उसको दूध पिलाने की कैपेसिटी मां की। ये ना दवा कौन सा? आपको क्या करना है कि जब भी फर्टिलिटी शब्द दिमाग में आए तो ये फिगर आपको याद रखना है। इस फिगर में क्या है? ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब नया बच्चा, और इसको जन्म कौन देता है? माँ। तो यही होती है क्या? फर्टिलिटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन। इसके अनुसार आंसर होता है ये वाला। तो आंसर इसका बी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग? इनमें से फैमिली प्लानिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनचाहा बच्चा पैदा नहीं हो। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जब चाहें जब बच्चा पैदा हो। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना हमें कौन सा नहीं है ये ढूंढना है, इन चारों में से या इन तीनों में से।
तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लानिंग जब भी आपके दिमाग में आए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या है, हम दो, हमारे दो, और साथ में लिखा हुआ है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इसको इस तरीके से भी याद सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि आप दोनों हाथों में पूरे परिवार को आराम से संभाल सकते हैं, क्योंकि चार ही हैं। ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सो फ्रॉम दीज टू फिगर्स यू कैन इजीली गिव योर आंसर। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, आप जो नहीं चाहते हैं जब बच्चा नहीं होगा, मतलब आपने दो तक ही सीमित कर दिया। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, आप सिर्फ दो ही चाहते हो तो वो भी आपके हाथ में है। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जब आपने दो ही तक सीमित कर दिया तो टोटल 4 मेंबर है, तो ये तीनों चीज आती हैं। मतलब इनमें से ये तीनों के तीनों हैं, आपने को ढूंढना है नॉट, तो आंसर है नन ऑफ द अबव, मतलब डी। तो डी आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इनमें से फैमिली प्लानिंग का कौन सा मेथड नहीं है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेचुरल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, नन ऑफ द अबव। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रिपरेशन लेते हैं तो ये तो मेथड है। नेचुरल मेथड भी है, अभी और आगे आएगा। मैकेनिकल मेथड भी है, तो नन ऑफ द अबव, तो आंसर है आपका डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेथड होते हैं। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे केमिकल मेथड, पोस्टकॉइटल मेथड, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसका आंसर होता है डी। तो हियर डी इज द आंसर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्शन, कंसेप्शन का क्या मतलब है। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन और बोथ, किसी भी महिला का प्रेग्नेंट होना फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन या दोनों के द्वारा। इट इज प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चे को पैदा करना, या फिर वो प्रक्रिया जिसमें बच्चा पैदा होता है। मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट, ओवम और स्पर्म का मिलना ताकि जाइगोट बने। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। आंसर देने के लिए पहले हम देखें कंसेप्शन का मतलब क्या है, तो इस तरीके से समझते हैं। दिस इज कंसेप्शन। ये क्या है, देख सकते हो आप, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम का मिलना, ये होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसमें से ओवम निकलता है, और ये वाला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इधर, यहाँ पर एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जाकर ये इम्प्लांट हो जाता है, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये होने के बाद क्या होता है, लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक के बाद लेडी प्रेग्नेंट हो गई। इसमें जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट होना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंसेप्शन। इसके विपरीत अगर कोई चीज ये नहीं होने देती तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन आंसर है आपका ए इज द आंसर। What do you mean by abstinence in relation with family planning? फैमिली प्लानिंग की बात करें तो एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है। इट इज मेथड ऑफ यूजिंग इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करते हैं। इट मीन्स नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पार्टनर, पार्टनर के साथ या पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना। इट इज द यूज ऑफ हार्मोनल पिल्स, हार्मोनल पिल्स को यूज करना, या यूज ऑफ केमिकल टू कंट्रोल बर्थ, बर्थ कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स का यूज। तो हम बात कर रहे हैं एब्सटिनेंस क्या होता है, तो याद रखने के लिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि सेक्स नहीं करना है, इसीलिए इसको काट दिया गया है। कैसे, जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के दूर रहेंगे, मतलब इस तरीके से दोनों मिलेंगे नहीं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम नहीं मिलेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्सटिनेंस। तो इसके अनुसार होता है ये, और ये है बी, तो हियर इज बी आंसर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीडी, आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूरिनरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इंट्रा यूट्रिन कंट्रोल डिवाइसेस, या नन ऑफ द अबव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये होते हैं आईयूसीडी, मतलब यूट्रस में डालने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिनको यूट्रस में डाला जाता है जिससे बर्थ नहीं हो, बच्चा नहीं हो, एंड इट इज अ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो
इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये है आपका बी आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज या व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्या मैकेनिज्म है? पहला ऑप्शन, हार्मोन्स इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस देयरबाय प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स। जो विस्कोसिटी है सर्वाइकल म्यूकस की, उसको बढ़ाना ताकि स्पर्म एंटर नहीं हो। दूसरा है कॉपर आयंस इफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स सर्वाइवल, मतलब जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को और उसको जिंदा रखना या उसको खत्म करना, कॉपर आयन उस पर घातक इफेक्ट शो करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो आंसर बनता है अपना सी, बोथ ऑफ द अबव। हियर इज द आंसर सी। कंबाइंड पिल यूज फॉर कंट्रोलिंग बर्थ कंटेन्स, जो कंबाइंड पिल है बर्थ कंट्रोल करने के लिए, बच्चा पैदा ना हो उसके लिए, उसमें क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 2 डोजेस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, 2 डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो कंबाइंड पिल किसकी बात हो रही है? तो इस तरह की मार्केट में जो दवाएं अवेलेबल हैं जैसे सहेली, इनमें क्या होता है कि आप देखोगे ये 2 कलर है, एक और एक ही, ये कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग इसलिए क्योंकि 21 डेज जो लेडी लेती है वो उसमें अलग हार्मोन होता है और जो अगले 7 दिन है उसमें अलग हार्मोन होता है। तो इस तरह टोटल जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, वो कंट्रोल हो जाती है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो 28 डेज साइकिल मेंटेन हो गई और गोली चूकेगी भी नहीं, पेशेंट कंप्लायंस रहेगा। आंसर है आपका ये वाला, ए इज द आंसर। कंबाइंड पिल कंटेन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के संबंध में कौन सा दिशा निर्देश है, किस चीज का ध्यान रखना है? शुड नॉट बी यूज इफ द विमेन इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, इसे यूज नहीं करना चाहिए यदि लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। शुड नॉट बी यूज इफ द विमेन हैज आइदर डायबिटीज और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, यूज नहीं करना है यदि जो लेडी है वो उसके डायबिटीज है या उसकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है। शुड नॉट बी यूज इफ द विमेन हैज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और जेनेटल ऑर्गन, यूज नहीं करना चाहिए यदि लेडी के ब्रेस्ट का कैंसर है या जेनेटल ऑर्गन का कैंसर है। और ऑप्शन है डी ऑफ द अबव। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो ये है इसके साइड इफेक्ट जब हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, जैसे वेट गेन, वजन बढ़ना, हेडेक, सिर दर्द, सोर ब्रेस्ट, इरेगुलर पीरियड मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मूड चेंजेस, डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर मतलब सेक्सुअल डिजायर कम, एक्ने मतलब पिंपल हो जाएंगे चेहरे पर, नौजिया उल्टी या फिर उल्टी मिचली जिसको बोलते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं। इतने सारे साइड इफेक्ट होने के बाद ये तीनों भी साइड इफेक्ट हैं जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ हैं। तो ये तीनों हैं, तो आंसर आपका ये वाला बनता है डी। सो हियर डी इज द आंसर। व्हाट इज वासेक्टोमी? वासेक्टोमी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर टू कट और सील द ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म, मतलब मेल स्टेरिलाइजेशन। ये एक मेल स्टेरिलाइजेशन है जिसमें ट्यूब को काट दिया जाता है या सील कर दिया जाता है जिससे स्पर्म निकलता है। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन स्टेरिलाइजेशन इन वुमेन, औरत के अंदर परमानेंट बच्चा पैदा नहीं करने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस इन विच फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक, जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है और कट या काट दिया जाता है, सो दैट एग इज अनेबल टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरिस टू यूट्रस, ताकि जो अंडा है वो ओवरिस से यूट्रस तक नहीं आ सके, एंड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर अवॉइडेड, और ताकि प्रेगनेंसी ना हो। तीसरा ऑप्शन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू फ्रॉम अ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से ब्रेस्ट टिश्यू को हटाना, टू प्रिवेंट और टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर, ताकि ब्रेस्ट कैंसर को बचाया जा सके, ठीक किया जा सके। और चौथा ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव।
पहले हम देखेंगे वासेक्टोमी को पिक्चर के द्वारा। तो ये है आपके सामने दो फिगर वासेक्टोमी। देखिए ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। ये वाला जो पार्ट है ये स्क्रोटम का पार्ट है। दीज आर द टेस्टिस। और ये वाली एक ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। देखिए यहाँ पर कट लगा दिया गया है हल्का सा, इसको सील कर दिया। अब होता क्या है कि जब भी स्पर्म को यहाँ से यहाँ जाना होगा तो स्पर्म नहीं जाएगा। जब स्पर्म नहीं जाएगा तो ओवम के साथ मिलेगा नहीं, एग बनेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है समझने का। ये देखिए यहाँ पर कट इन ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म। ये जो ट्यूब है जो स्पर्म लेके जा रही है, इन पर कट लगा दिया। तो इसके अनुसार क्या है, सर्जिकल प्रोसेस है जिसके अंदर काट दिया जाता है या सील कर दी जाती है ट्यूब्स को जो स्पर्म को लेके जाते हैं। कुल मिलाकर ये एक तरीका है मेल स्टेरिलाइजेशन का। तो इसके अनुसार ये है, आंसर होता है ए। व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है यही वाला, मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन वुमेन, ये वुमेन के वाला मेथड है जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग ओवरी से यूट्रस तक नहीं आ सके और प्रेगनेंसी ना हो। तीसरा है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू फ्रॉम ब्रेस्ट टू ट्रीट और प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट टिश्यू का ब्रेस्ट से हटाना ताकि कैंसर नहीं हो। या नन ऑफ द अबव। तो पहले हम देखेंगे ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो डायग्राम की मदद से देखिए ट्यूबेक्टोमी। इसमें आप साफ देख सकते हो ये वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर क्या किया, ये गांठ लगा दी, मतलब ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या होगा, एग इज अनेबल टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ये देखो यहाँ से यहाँ एग नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा दी। तो क्या होगा, स्पर्म और एग मीट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इससे दिखता है ये वाला आंसर और ये है आंसर आपका बी। बी इज द आंसर। व्हाट इज एमटीपी? मतलब फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी इन कनेक्शन विद फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के संबंध में बात करें तो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैच्योर टाइम प्रेगनेंसी या मीन टाइम प्रेगनेंसी। इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन और इसका आंसर है ये बी। तो यस, बी इज द आंसर। Thanks, and don't forget to subscribe the channel, like, comment and share. Don't forget to press bell icon ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।